हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज वीकेंड स्पेशल क्लास है जिसमें हम वीक के सारे इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि आपके काम में आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और पक्का करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाओ उसको ज्वाइन करो। रोज हमारे चैनल पे नए नए क्विजेज आते हैं, टेस्ट आते हैं जिसको सॉल्व कर सकते हो आप। इससे आपका एग्जाम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा क्विजेज सॉल्व कर करके, साथ ही साथ आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्विजेज एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 5 अक्टूबर को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा CDS, RRB, CET, IBPS और SSC का। ठीक है, इसमें अभी फेस्टिवल डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज 20% ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ गणेश चतुर्थी। तो आपको इसमें बहुत सारे पर्क्स भी मिलेंगे, जैसे कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लेक्चर, एक्सपर्ट फैकल्टीज, एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट कंटेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स के अपडेट, रिकॉर्डेड लेक्चर जिससे आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। साथ ही साथ में रिक्रूटमेंट अलर्ट आपको यहाँ तो मिल ही जाएगा, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रिक्रूटमेंट अलर्ट्स मिलते रहते हैं। ये जो ऑफर है 20% डिस्काउंट का, ये सिर्फ 30 सितंबर तक यानी कि सिर्फ आज तक वैलिड है। तो फटाफट से जाओ इस कोर्स में जाके एनरोल कराओ। चलो अब हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं। लखनऊ 20th नेशनल बुक फेस्टिवल को होस्ट करेगा। ये जो 20th नेशनल बुक फेयर है, ये लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में होने वाला है। कब से लेके कब तक? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, यानी कि अभी चल रहा है। ये जो 11 दिन का फेस्टिवल है, इसमें मुशायरास, कवि सम्मेलन, ऑथर मीटिंग्स और साथ ही साथ बुक लॉन्चेस, बहुत से यूथ और चिल्ड्रन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो बुक फेयर है ना, 20th नेशनल बुक फेयर, इसकी थीम है इस बार की ज्ञान कुंभ, और आपको हर बुक में यहाँ पे 10% का मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते। पीएम मोदी जी 24 सितंबर को इनॉग्रेट यानी कि उद्घाटित कर चुके हैं 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्यों इनॉग्रेट की गई हैं? जिससे कि इंडिया में रेल कनेक्टिविटी को और इन्हांस यानी कि इम्प्रूव किया जा सके। ये जो 9 नए रूट्स हैं वो कौन से होंगे? रांची टू हावड़ा, पटना टू हावड़ा, विजयवाड़ा टू चेन्नई, तिरुनेलवेली टू चेन्नई, रूरकेला टू पुरी, उदयपुर टू जयपुर, कसारगोड टू थिरुवनंतपुरम, जामनगर टू अहमदाबाद और हैदराबाद टू बेंगलुरु। ये 9 रूट्स पे आपकी नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चलेंगी। अब आगे देखते हैं। इंडिया 23 सितंबर को अपना लाइट हाउस फेस्टिवल स्टार्ट कर चुका है गोवा में। गोवा के पंजिम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंदा सोनोवाल जी ने फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस में इनॉग्रेट किया है इंडिया का यानी कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। ये लाइट हाउस फेस्टिवल जो है ये 3 दिन का फेस्टिवल है, यानी कि ये 23 सितंबर से 25 सितंबर तक चला। ये जो 3 दिन का फेस्टिवल है ये कंट्री के सारे लाइट हाउसेज में मनाया गया है। अब ये जो एफर्ट है, ये जो कोशिश है, ये क्यों की जा रही है? जिससे कि ये जो सारे स्थल है इनको पर्यटक स्थल में बदला जा सके। ठीक है, ये जो इनॉग्रल सेशन है यानी कि जो इसका उद्घाटन हुआ था उसको खुद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अटेंड किया था। चलो अब आगे चलते हैं। असम के बिस्वनाथ घाट को 2023 के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डिक्लेयर यानी कि घोषित किया है कि बिस्वनाथ घाट जो कि असम में है उसको ईयर 2023 के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया गया है। जो बिस्वनाथ घाट है ये कहाँ पर है? ये बिस्वनाथ चरियाली टाउन के साउथ में स्थित है, जिसको पॉपुलरली गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है इसको कहाँ से लिया गया था? शहर के प्राचीन बिस्वनाथ टेम्पल से इस नाम को लिया गया था। चलो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। इंडियन नेवी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ में MOU साइन किया, यानी कि समझौता ज्ञापन यहाँ पे किया गया। ये समझौता ज्ञापन क्यों किया गया है? फॉर
टेक्निकल कोलैबोरेशन यानी कि तकनीकी सहायता और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। ये एमओयू का उद्देश्य क्या है? ये एमओयू का उद्देश्य है इंजीनियरिंग की फील्ड में एकेडमिक सहयोग को प्रमोट यानी कि बढ़ाना, साथ ही साथ में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ये जो एमओयू है ये दोनों पक्षों को सक्षम बनाएगा, किसके लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इफेक्टिव ट्रेनिंग यानी कि आपके प्रशिक्षण के लिए, इसको एनहांस करने के लिए ये दोनों पक्षों को सक्षम बनाएगा। चलो आगे चलते हैं। टीसीएस ने नॉर्वे के बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ में पार्टनरशिप की है भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। अब आपको बता दूं, बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट ने टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है पेमेंट्स यानी कि भुगतान को, जो नॉर्वे के राष्ट्रीय भुगतान है उनको बढ़ावा देने के लिए टीसीएस को यहाँ पे इन्होंने चुना है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है? इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है नॉर्वे में क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। आपको बता दूं, नॉर्वे में 80% कार्ड पेमेंट्स जो है वो बैंक एक्सेप्ट कार्ड के थ्रू होते हैं और बैंक आईडी वहां का सर्व प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सोल्यूशन है। कहाँ का? नॉर्वे का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ईरान इंडिया जॉइंट चैम्बर ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के साथ में एमओयू साइन किया यानी कि समझौता ज्ञापन किया। ये जो समझौता है ना ईरान इंडिया का, इसके थ्रू क्या होगा? ईरान और इंडिया के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो और मजबूत हो जाएंगे। अब ये समझौता ज्ञापन किसने किसने किया है? ये समझौता ज्ञापन किया है ईरान इंडिया जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट मेहदी रंगरौना और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय शाही ने इसको साइन किया है। क्यों साइन किया है? जिससे कि व्यापार और निवेश को मजबूत किया जा सके, टू स्ट्रेंथन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फील्ड कौन सी? डेवलपिंग कॉपरेशन यानी कि जो कॉपरेशन है, सहयोग है, उसको विकसित करना, किसमें? निवेश में और तकनीकी ट्रांसफर में, ट्रांसफर की फील्ड में डेवलपिंग कॉपरेशन, इसका ये एम है। ठीक है, ये जो अग्रीमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईरान और इंडिया के जो रिश्ते हैं, व्यापारिक संबंध है, उसको मजबूत करने में ये अग्रीमेंट हेल्प करेगा। चलो आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग टीम ने माउंट कांग यात्से पर चढ़ाई की और ये चढ़ाई एक बहुत बड़ी एक्म्प्लिशमेंट है यानी कि बहुत बड़ी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है इनकी। बता दो ये यहाँ पे लोकेटेड है, साथ ही साथ में ये 6223 मीटर्स ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिंगापुर ने वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी में हांगकांग को रिप्लेस किया। आपको बता दूं, फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी को ट्रैक करता है यानी कि विश्व की आपके देखा जाए तो मुक्त अर्थव्यवस्था को ये ट्रैक करता है, उसमें ये पता लगा है कि सिंगापुर ने हांगकांग को रिप्लेस कर दिया है और ये पहली बार हुआ है कि हांगकांग इसमें सेकंड पोजीशन पर आया है। 1970 से इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स ट्रैक करता आया है इकोनॉमिक फ्रीडम को पूरी वर्ल्ड की। ये इंडिया जो है, मतलब ये जो टोटल जितनी कंट्रीज इसमें आई थी वो 165 थी, जिसमें इंडिया 87 पोजीशन पर आया। और अगर इसी इंडेक्स की बात करें तो पिछली बार इंडिया इसमें 86 पोजीशन पर आया था। अगर 165 कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो लास्ट में कौन आया, यानी कि 165th पोजीशन पर कौन आया? तो 165th पोजीशन पर आया वेनेजुएला। ठीक है, ये लास्ट आया है। इंडिया की पोजीशन आई है 87, हांगकांग आया है सेकंड नंबर पे और सिंगापुर ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। ठीक है, यानी कि गर्भ निरोधक दिवस। अब इस दिन किस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है? देखो, जो यूथ है, ये जो युवा पीढ़ी है, उसको एजुकेट करना कि गर्भ निरोधक कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है, यानी कि जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, थीम की बात करें अगर, इस बार के कॉन्ट्रासेप्शन डे की थीम क्या रही?
2023 के लिए द पावर ऑफ ऑप्शंस, ये इसकी थीम रही। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेज और उनसे रिलेटेड थीम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की बात करें जो आने वाले हैं वो कौन से हैं? 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। 2 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 3 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड नेचर डे। 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे एंड वर्ल्ड हैबिटेट डे। साथ ही साथ में 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को होता है इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 12 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर को होता है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। अक्टूबर 16 को होता है वर्ल्ड फूड डे। 24 अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे और वर्ल्ड पोलियो डे। 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि इंडिया में मनाया जाता है। आपको बता दूं, अगर आप रोज सुबह 11 बजे एग्जाम इनसाइट में ट्यून इन करके मेरी क्लास देखते हो ना, तो ये सारे डेज आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनको रोज रिपीट करती हूँ। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ऐसे ही ये रोज रिपीट में सुन सुन के ही याद हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी का 7th टाइगर रिजर्व बना है। आपको बता दूं कि एमपी देखा जाए तो टाइगर रिजर्व का एक तरीके से घर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि है कान्हा टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, और अब 7th नंबर पर कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश, जो कि ज्यादातर टाइगर्स का एक तरीके से घर है, वहां पर 7th टाइगर रिजर्व बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। लोकेशन क्या है इसकी? ये मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करें टोटल, तो वो है 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये जो इसके कुछ हिस्से हैं ना, ये नर्मदा और यमुना रिवर के घाटियों में पड़ते हैं, यानी कि इसके बेसिन्स में इसके कुछ हिस्से पड़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। वर्ल्ड कप 2023 की प्राइज मनी इन रुपीस यहाँ पे रिवील हो गई है। आपको बता दूं, वर्ल्ड कप का जो इस टाइम पे एक्साइटमेंट है लोगों में, क्योंकि क्रिकेट लवर्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट, 5 अक्टूबर को ये स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? 19 नवंबर तक। 19 नवंबर को इसका फाइनल होगा। कहाँ पे? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका ग्रैंड फिनाले होगा। अब अगर प्राइज मनी की बात की जाए, तो विनर को मिलेंगे 40 लाख, रनर अप को मिलेंगे 20 लाख, सेमीफाइनलिस्ट को मिलेंगे 8 लाख, और जो टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी आफ्टर ग्रुप स्टेज, तो उनको मिलेंगे 1 लाख, और हर ग्रुप के स्टेज मैच के विनर को मिलेगा 40,000। ठीक है, ये है प्राइज मनी डॉलर के हिसाब से मैंने बताया। 40 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर, 8 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर और 40,000 डॉलर, और रुपीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पोषण अभियान 2023 ये क्या है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण इस टाइम सरकार जो है न्यूट्रिशन पे इंडिया के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार का ये मानना है, और ये सच भी है, कि अगर आने वाली पीढ़ी न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेगी, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देगी, तो हमारे देश का फ्यूचर जो है वो क्या ही होगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान 2023 को लॉन्च किया है पूरी कंट्री में। ये जो पोषण अभियान है, इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत सरकार की एक पहल है कंट्री में न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो पहल है, इसमें फोकस किस पे किया जाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, देश के भविष्य पे, यानी कि बच्चों पे, प्रेग्नेंट विमेन पे, और जो फीडिंग मदर्स होती हैं, जो अभी बच्चों को फीड करा रही होती है, उनके पोषण पे यहाँ पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब आपने देखा होगा, पोषण को ध्यान में रखते हुए बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सी स्कीम्स भी लॉन्च कर रही हैं। जैसे कि अभी मिलेट्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मिलेट्स में बहुत न्यूट्रिशन होता है। मिलेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए भारत सरकार
बार बार उसके ऊपर फोकस कर रही है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, ठीक है। अभी G20 का जो लंच और डिनर हुआ था उसमें भी मतलब मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ में G20 के दौरान भी इस चीज़ पे डिस्कशंस हुए हैं खाने पीने के ऊपर, मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह के ऊपर। साथ ही साथ में अगर हम ओडिशा की गवर्नमेंट की बात करें तो अभी हाल ही में 3 स्कीम्स इन्होंने भी लॉन्च करी है। कौन सी? ओडिशा के अंदर अगर हम स्कीम्स की बात करें तो लॉन्च हुई हैं मुख्यमंत्री, एक सेकंड, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इस योजना के अंतर्गत मेन फोकस यही है कि न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए। किसके? बच्चों के, प्रेग्नेंट लेडीज के, और जो लड़कियां होती हैं 15 से 19 साल की, उनके जो पोषण है उस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। जैसे कि बच्चे, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको एक अच्छा सा फुल कुक्ड मील, जो कहते हैं ना, एक न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड कराया जाएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको सूखा भोजन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो थोड़े से कम कुपोषित बच्चे हैं मॉडरेट लेवल पे, उनको अंडे और सत्तू दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और जो लड़कियां हैं 15 से 19 साल की, उनको भी यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री फूड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सरकार का, ओडिशा की देखा जाए तो सरकार का एक मेन मोटिव है स्कीम के अंतर्गत। दूसरी जो स्कीम है वो है पद पुष्टि योजना। देखो ये स्कीम्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि मैंने इसको आपको पढ़ाया भी है लेकिन मैं स्टिल आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो पद पुष्टि योजना के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो मेन फोकस होता है वो होते हैं बच्चे। बच्चों को हाई क्वालिटी कुक्ड फूड प्रोवाइड करना इसका फोकस है पद पुष्टि योजना का। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ममता योजना। ममता योजना के अंतर्गत किस पे फोकस किया जाएगा? प्रेग्नेंट लेडीज और जो बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनकी हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान देने के लिए ये ममता योजना को लॉन्च किया गया। तो अभी अगर देखा जाए पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के ऊपर भारत सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि जो पूरा देश है ना, इसमें कोई भी मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषित ना रह जाए, ठीक है। इसके लिए देखा जाए तो बहुत सी एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं, जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाना। न्यूट्रिशियस फूड तक लोग कैसे इजीली पहुंच सके, उन तक न्यूट्रिशन फूड जैसे है जो बहुत ज़्यादा इजीली पहुंच सके उसकी तरफ यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। और न्यूट्रिशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के ऊपर भी इसमें ध्यान दिया जा रहा है। देखो ये जो पहल है ये इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इंश्योर करेगी कि हमारे कंट्री का कोई भी सिटीजन जो कि हमारे कंट्री का फ्यूचर है वो बिल्कुल हेल्दी और प्रॉस्पेरस रहे। एकदम ठीक से वो रहेंगे तभी हमारे देश का भविष्य जो है वो ठीक से रहेगा। इसका उद्देश्य है जो भी अंडर न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, किसका ये है ऑब्जेक्टिव? पोषण अभियान का, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो भी 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और ये जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको कम करना। साथ ही साथ में जो यंग चिल्ड्रन है यानी कि 6 से 59 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनके अंदर अगर खून की कमी यानी कि अनेमिया है तो उसको कम करना। 15 टू 49 ईयर्स के एज ग्रुप की लड़कियों के अंदर से भी अनेमिया यानी कि खून की कमी को कम करना, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि लड़कियों के अंदर अनीमिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, ठीक है। और लो बर्थ वेट यानी कि जो अंडर वेट बच्चे पैदा होते हैं ना उसको भी कम करना। ये सब यहाँ पे पोषण अभियान का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव है। चलो आगे चलते हैं। ऑयल मिनिस्टर ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई। कहाँ पे? दिल्ली में। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो अभी हम जो है ना
हम फॉसिल एनर्जी के इम्पोर्टर्स यानी कि अभी हम इसको आयात करते हैं, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी के एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक भी बन जाएंगे। तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अगर हमारे पास से चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो हमारी कंट्री में मुद्रा यानी कि पैसा आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्वाति नायक को 2023 बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। ये ओडिया बेस्ड साइंटिस्ट हैं। इनको इस अवार्ड जो कि 2023 बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड है इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। जो भी इनका एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान रहा है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड इन्हें कब दिया जाएगा? ये अवार्ड इन्हें 24 अक्टूबर को दिया जाएगा यूएस में। ठीक है, ये जो इवेंट होगा ना, ये जिसमें इनको ये अवार्ड दिया जाएगा वो 28 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, लेकिन इनको 24 अक्टूबर को ये अवार्ड मिल जाएगा यूएस में। ये जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ये अवार्ड मिल रहा है। ये जो प्रेस्टिजियस ऑनर है ये पहली बार किसी ओडिया बेस्ड साइंटिस्ट को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड है क्या? तो बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड उन यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है जो 40 साल की उम्र से कम है और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपको बता दो स्वाति नायक को सीएम नवीन पटनायक ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, साथ ही साथ में बहुत से सम्मानित लोगों ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। नवीन पटनायक ने बोला है कि जो भी इनका एग्रीकल्चर की फील्ड में योगदान है वो यंग साइंटिस्ट को और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगा, और ये अवार्ड इनको 24 अक्टूबर को दिया जाएगा। फिलहाल ये न्यू दिल्ली में रहती हैं, किसके साथ में? अपने हस्बैंड प्रियदर्शी बल के साथ में। इनके जो पेरेंट्स हैं वो भुवनेश्वर में रहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे काम करते हैं। देखो, ब्रिटिश एक्टर डेविड मैकलम का 90 इयर्स की एज में देहांत हो गया। अब ये डेविड मैकलम जो कि ब्रिटिश एक्टर है, इन्होंने काम क्या किए थे? देखो, इन्होंने बहुत ही पॉपुलर रोल्स किए थे। इनका 1960 में एक स्पाई ड्रामा था द मैन फ्रॉम अंकल में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, जिनके अपीयरेंस भी दिए हैं। ये जो एक आउट स्पाई एक्सपर्ट के रोल में NCIS में इन्होंने 450 से ज़्यादा एपिसोड्स किए हैं। ठीक है, तो ये सारे काम इन्होंने किए हैं और ये एक ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका 90 ईयर्स की एज में देहांत हो गया है। एशियन गेम्स 2023 जिसमें इंडिया ने गोल्ड जीता है 10 मीटर राइफल टीम में। अब आपको बता दूं, ये जो एशियन गेम्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवर कब हो रहा है? ये ओवर हो रहा है 8 अक्टूबर। और अभी तो मैं आपको इसका रोज अपडेट देती रहती हूँ। ठीक है, रोज के आपको मेरे करंट अफेयर्स में सीरीज में इसका अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन जब ये 8 अक्टूबर को ओवर हो जाएगा उसके एक दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मेरा क्लास होता है ना, उसमें आपको एशियन गेम्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, यानी कि एशियन गेम्स को मैं पूरा कवर करने वाली हूँ। तो ये आपको MCQs टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे विद अ लॉन्ग डिटेल। साथ ही साथ में जो भी ये डिटेल मैं आपको इसमें दूंगी ना वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। आपसे एग्जाम में प्लेयर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, एशियन गेम्स में मेडल के बारे में भी पूछा जा सकता है, और जो गेम्स खेले जा रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जो अदर कंट्रीज के प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं इस एक वीडियो में कवर कर दूंगी। तो आप 8 अक्टूबर के बाद मेरे इस सीरीज का वेट करना है। जो एशियन गेम्स 2023 का जो मेरा वीडियो आएगा उसका वेट ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से इस पूरे टॉपिक को जो है कवर करने वाली हूँ। और अगर एक दिन में नहीं कर पाई तो 2-3 दिन में जैसे सीरीज बना के मैं कवर कर लूँगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया की टीम जिसमें रुद्राक्ष पाटिल जो कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पनवार ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में, जो कि हांगझो चाइना में हुए। उसमें मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये
इसका पहला गोल्ड मेडल था, यानी कि एशियन गेम्स में इंडिया का पहला गोल्ड ये मेडल था। अब चलो वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स की बात तो हमने कर ली, वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग किससे होगी? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ में। वेन्यू क्या होगा? अहमदाबाद। कब होगा? 2 बजे। एक चीज आपको बता दूं कि जो ये वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है ना, ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया आफ्टर 12 इयर्स के गैप के बाद इसको अकेले होस्ट करने वाला है। इसके पहले इंडिया ने 2011 में इसको होस्ट किया था, लेकिन को होस्ट किया था, अकेले होस्ट नहीं किया था। लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री, कि इंडिया अकेले वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। और ये कितनी सिटीज में होगा? ये 10 सिटीज में होगा, जिसका फिनाले कहाँ पे होगा? फिनाले होगा इन अहमदाबाद। अब मैम अहमदाबाद तो ठीक है, पर वहां पे कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इस बार इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बार का ये जो वर्ल्ड कप है वो, और इंडिया के लिए ये हिस्टोरिक भी हो जाता है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए इन फ्यूचर कि पहली बार कब इंडिया ने अकेले वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तो कब किया था? 2023 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हो, और आपको बता दूं कि जो इंडिया है उसका भी आपको अलग से शेड्यूल में यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। ये तो हो गया जो सारी टीम्स का होगा। अब ये इंडिया का शेड्यूल है, जो कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का मैच होगा चेन्नई में। अक्टूबर 11 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट दिल्ली में। अक्टूबर 14 में पाकिस्तान के अगेंस्ट अहमदाबाद में। अक्टूबर 19 को बांग्लादेश के अगेंस्ट पुणे में। इसी तरीके से द लिस्ट गोज ऑन। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कटरीना कैफ को यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। अब यूनिक्लो क्या है? यूनिक्लो एक बहुत बड़ा जापानीज क्लोथिंग ब्रांड है, जिसके इंडियन वर्जन में कटरीना को यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही बॉलीवुड मतलब बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब इसके पीछे यूनिक्लो की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि कटरीना कैफ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा कि इंडियन मार्केट में यूनिक्लो को एक प्रेजेंस, यानी कि उपलब्धि इसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको जो ब्रांड एम्बेसडर है इसकी जो ऐड करेंगे वो कटरीना कैफ करेंगे। साथ ही साथ में अभी नया कलेक्शन फॉल विंटर 2023 का यूनिक्लो का आने वाला है, जिसको कटरीना यहाँ पे शोकेस करेंगी। आपको बता दूं, कटरीना यूनिक्लो इंडिया की पहली इंडियन एम्बेसडर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक पे क्या लगा दिया है? जुर्माना, मॉनिटरी। यहाँ पे क्या नाम है, देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक पर रेगुलेटरी नॉर्म्स का अनुपालन ना करने के लिए, यानी कि जो रूल्स आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं उनका अनुपालन ना करने के लिए पेनल्टी लगा दी है। जो पेनल्टी है ये एक तरीके से आरबीआई की एक वार्निंग और यहाँ पे एक रिमाइंडर भी है कि जो आरबीआई इशू करेगा बैंकिंग रेगुलेशन, यानी कि जो अधिनियम आरबीआई की तरफ से इशू किए जाएंगे, उसको सारे इंस्टीट्यूशन को, सारे बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये आरबीआई की चेतावनी है। ठीक है, अब ये छोटी मोटी पेनल्टीज नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे सितंबर 21, 2023 को 1.30 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। पंजाब एंड सिंध बैंक पे 1 करोड़ की और इंडियन बैंक में 1.62 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अगर आपका इसमें अकाउंट है तो ये पूरा जो है ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। पूरा इसका जो पेनल्टी है वो बैंक्स खुद ब खुद बेयर करेंगी, इससे अकाउंट होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो आगे चलते हैं। मुंबई ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। अब ये ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस क्या है? ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो हल्दी की इंडस्ट्री है उसके फसल के ऊपर, उसके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, उसके प्रोडक्शन के ऊपर और फसल को वेदर कंडीशन की वजह से, यानी कि जो मौसम होता है उसकी वजह से कोई भी दिक्कत ना हो, इसके ऊपर सारा डिस्कशंस किया जाएगा। ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे? फार्मर्स, ट्रेडर्स,
प्रोसेसर, एक्सपोर्टर्स, रिसर्चर्स और अदर स्टेक होल्डर्स, ये सब मिल करके यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, चलो एक चीज और देख लो। NCDEX इंस्टीट्यूट ने किसके सहयोग के साथ में, टेफ्ला के सहयोग के साथ में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। इसको इनॉग्रेट यानी कि इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेंटर यानी कि केंद्र उड़द और तुअर दाल की जो स्टॉक सीमा है उसको 31 दिसंबर तक सेंटर ने कर दिया है। जो अभी तक 30 अक्टूबर 2023 तक था, इसको अब 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया है। किस एक्ट के अंतर्गत, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत। आपको बता दूं, होलसेलर्स और बिग चेन रिटेलर्स के लिए स्टॉक की जो लिमिट है उसको घटा दिया गया है। 20 मीट्रिक टन से 50 मीट्रिक टन इसको घटा करके कर दिया गया है। जो इंपोर्टर्स हैं यानी कि जिनके पास इंपोर्ट होगा वो कस्टम क्लियरेंस की डेट आने के बाद 30 दिन से ज्यादा स्टॉक को अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा IGIMS यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना में। सारे जो भी पेशेंट्स होंगे उनको फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो मुफ्त इलाज है ये एक तरीके से बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि बिहार की गवर्नमेंट ने लिया है। ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट चाहती है कि जो बिहार के सिटीजन हैं वो लोग अपनी हेल्थ और वेलबींग पर ज्यादा ध्यान दें, इसलिए यहाँ पे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। ये जो डिसीजन है ये CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। चलो आगे चलते हैं। संजीव मंत्री को ICICI लोम्बार्ड के MD CEO के रूप में चुना गया है। अब ICICI लोम्बार्ड है क्या, ये एक बहुत ही बड़ी लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है जिसके MD CEO के रूप में संजीव मंत्री को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मंत्री जो कि करंटली ICICI लोम्बार्ड में ही एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ये MD CEO के रूप में 1 दिसंबर 2023 से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ये जो हैं इन्होंने ICICI लोम्बार्ड 2015 में ज्वाइन किया था, किसके रोल में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल में। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल ठीक है। ये जो प्ले स्टोर है इसके अंतर्गत बहुत से ऐप्स होते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो ऐप्स होते हैं ना, इसके अंदर इसके जो डेवलपर होते हैं यानी कि जो इनको बनाने वाली कंपनीज होती हैं वो गूगल को कुछ कमीशन देती हैं, जिसके बाद गूगल अपने प्ले स्टोर में इन ऐप्स को जगह देता है। आपको बता दूं, वीवो एक ऐप स्टोर भी होता है लेकिन वो वीवो के फोन्स में ही होता है, वो सेकेंडरी है, उसको हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गूगल है ना, उसकी मोनोपोली को, ये जो इनबिल्ट होता है और इसी को सब लोग अपने जो ऐप डेवलपर्स हैं वो कमीशन दे करके गूगल में ही सारा, गूगल प्ले स्टोर में ही अपने ऐप्स को डालते हैं। इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए फोन पे ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगा अपना इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म, जिसमें जाके आपको सेम फीचर मिलेंगे जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे गूगल की मोनोपोली को खत्म करने के लिए इन्होंने 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर दिया, यानी कि जो ऐप डेवलपर्स हैं, जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, जो गूगल को पैसे देते हैं अपने ऐप्स को प्ले स्टोर में डालने के लिए, अब वो अगर चाहें तो इंडस ऐप स्टोर में जा सकते हैं, वहां पे उन्हें कोई भी कमीशन देनी नहीं पड़ेगी। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। उसके बाद कमीशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या फोन पे इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा? आई मीन गूगल हम सबके दिमाग में सेट हो चुका है, तो क्या ऐसा होगा कि हम गूगल प्ले स्टोर को छोड़ के अब इंडस ऐप स्टोर को यहाँ पे यूज करेंगे? आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो
आगे अगर बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने 62,000 रोड्स को रिजुविनेट करने का यहाँ पे फैसला लिया है 2023 टू 2024 में। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है किसकी तरफ, रोड्स को रिजुविनेट करने की तरफ, साथ ही साथ में जो गड्ढे होते हैं रोड्स में उनको रिमूव करने की तरफ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट काम, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी तक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इसका 30% यहाँ पे अचीव कर लिया है। 30% तक जो क्लियरेंस टारगेट था पोथ होल यानी कि आपका जो है गड्ढे भरने का जो ये टारगेट था उसको 30% तक कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ में जो रिजुविनेशन का है टारगेट उसको 75.30% तक अचीव कर लिया गया है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है 62,000 रोड्स को रिजुविनेट करना, जिनमें से 44,869 के गड्ढों को रिमूव करना। ये यहाँ पे गवर्नमेंट का उद्देश्य है। चलो आगे चलते हैं। संजीव चंद्रशेखर ने साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज को अटेंड किया। अब ये क्या है, देखो राजीव चंद्रशेखर ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज, जिसको वर्ल्ड बैंक ने आयोजित किया, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये इवेंट का केंद्र क्या है, इस इवेंट का केंद्र किसके आसपास घूमता है, इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास इसका जो केंद्र है वो घूमता है। ये कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, ये कॉन्फ्रेंस की थीम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी। चलो अब आगे चलते हैं। MOT यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पेम भारती और चंदलापुर को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में उपलब्धि दी है, यानी कि मान्यता दी है। आपको बता दूं तेलंगाना में जंगांव डिस्ट्रिक्ट में पेम भारती और सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में चंदलापुर को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चुना है बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के लिए। ये कहाँ पर हैं, ये दोनों विलेजेस हैं तेलंगाना में। इसको इस साल के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में यहाँ पे चुना गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इसकी घोषणा की थी। यहाँ पे आपको बता दूं कि इनको वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ये अवार्ड्स जो हैं, ये जो एक मान्यता है ये दे दी गई है, सम्मान दे दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अल्जाइमर्स के जो सिम्टम्स हैं उनका अब इलाज साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है। अल्जाइमर क्या है आपको बता दूं, अल्जाइमर अब चलने लगा। ठीक है, ये पहले तो प्रॉब्लम नहीं आई ना, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें मेरे को एक बार बता देना कि ऐसे दिक्कत तो नहीं आई है। ठीक है, चलो अल्जाइमर्स जो दिक्कत है वो किसकी वजह से होती है, देखो इसके सिम्टम्स होते हैं इंसान अपनी चीज़ें भूलने लगता है। मान लो अभी 15 मिनट पहले मैंने कुछ किया और मैं उसको भूल गई करके, ठीक है, कुछ सामान मैंने कहीं रखा मैं उसको रख के भूल गई, मतलब यूजुअली भी हमारे साथ ये होता है बट अल्जाइमर में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में जो डेली के हमारे टास्क होते हैं, डेली लाइफस्टाइल के जो टास्क होते हैं, अल्जाइमर का पेशेंट उसको भी नहीं कर पाता, उसको करने में भी दिक्कत होती है। इसका इलाज जो है बहुत आसान नहीं होता। आपको बता दूं इस बीमारी को यूजुअली नॉर्मल हाउस होल्ड में कोई सीरियसली भी नहीं लेता है, सीरियसली नहीं लेता। वो लोग सोचते हैं कि अरे भूल ही तो रहा है, इसमें क्या हो गया, ये तो मतलब होता ही रहता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, आजकल यूथ में भी हो रही है लेकिन यूजुअली बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। ठीक है, अल्जाइमर्स का भी कोई खासा इलाज था नहीं बट अब आ चुका है। साइंटिस्ट ने चूहों में स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया और उन्होंने ये देखा जो भी उनके अंदर अल्जाइमर डिसीज की ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज थी वो रिड्यूस यानी कि कम हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो साइंटिस्ट ने इसका इलाज ढूंढ निकाला है। चलो आगे चलते हैं। वहीदा रहमान को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अनाउंस किया है कि दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ईयर 2021 के लिए एक्ट्रेस वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट किए गए। ठीक है, अब वहीदा रहमान के अगर करियर की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, जैसे कि इनको जिसके लिए मतलब बहुत माना जाता है, बहुत प्रेस किया जाता है वो है प्यासा, कागज के फूल,
चौदहवीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, गाइड और खामोशी जैसी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज में काम करके इन्होंने बहुत अच्छे रोल्स करके ये अवार्ड को जीता है। आपको बता दूं इन्होंने और भी अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द मूवी गाइड एंड नीलकमल, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द मूवी ऑफ रेशमा और शेरा। इन्होंने 1972 में पद्मश्री भी जीता है, साथ ही साथ में 2011 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जो इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इनको यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, वो न्यू जर्सी में यहाँ पे इनॉग्रेट होगा। कब होगा इनॉग्रेट? ये 8 अक्टूबर को। आपको बता दूं ये दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सेकंड लार्जेस्ट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि नंबर 1 तो जो है वो है कंबोडिया में अंगकोर वट, ये सबसे बड़ा है अगर आप ग्लोबली बात करो तो। लेकिन स्टिल अगर सेकंड नंबर पे आप बात करो तो यूएसए का न्यू जर्सी में ये जो बैप्स स्वामी नारायण अक्षरधाम है ये सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। आपको बता दूं इसको बनाने में यूएस के अलग अलग पार्ट से टोटल 12,500 वॉलंटियर्स ने यहाँ पे हेल्प करी थी। इसके कंस्ट्रक्शन में 12 साल लगे हैं, यानी कि 2011 में बनना शुरू हुआ था और 2023 में ये कंप्लीट हुआ है। कब इसको इनॉग्रेट किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा 8 अक्टूबर को। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 जो कि ऑर्गेनाइज हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें देखा जाए तो टॉप में स्मार्ट सिटीज में कौन आया है? इंदौर ने अपने नाम टॉप स्मार्ट सिटी का बैच जो है वो कर लिया है। इंदौर जो है वो टॉप पर रहा, इंदौर रहा फर्स्ट। चलो आगे देखते हैं, एक सेकेंड। देखो स्मार्ट, इस कॉन्क्लेव में स्मार्ट सिटीज में नंबर 1 पे कौन रहा? नंबर 1 पे रहा इंदौर, जो कि एमपी में है। सेकंड नंबर पे कौन रहा? सूरत फ्रॉम गुजरात। और तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, आगरा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रही बात स्मार्ट सिटीज की। और अब अगर हम स्मार्ट स्टेट्स की बात करें इसी कॉन्क्लेव में जिनको या रिकग्निशन मिला है, तो वो कौन सी है? स्मार्ट स्टेट्स में आपका अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा। सेकंड नंबर पे आपका रहा तमिलनाडु। ठीक है, थर्ड नंबर पे राजस्थान, और उत्तर प्रदेश साथ में रहे थर्ड नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट रहा एमपी, सेकंड रहा तमिलनाडु, थर्ड रहा राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और अगर स्मार्ट सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आप टॉप 3 देख सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 100 स्मार्ट सिटीज को साथ में लाया गया था, जिसने लीड किया है अर्बन इनोवेशन और चेंजिंग द सिटी डेवलपमेंट प्रोसेस में। ये जो कॉन्क्लेव है ये मध्य प्रदेश इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी स्मार्ट सिटीज का एक्सीलेंट काम रहा है उसको दर्शाना, इसका उद्देश्य है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर 2023 को ये जो कंपटीशन है ना, इसके विनर्स को ऑनर यानी कि सम्मान भी दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गूगल का 25th बर्थडे 27 सितंबर 2023 को मनाया गया। अब जो गूगल है उसके बारे में थोड़े उसके इतिहास को जान लेते हैं। अगस्त 1998 में इसको इसकी इनिशियल फंडिंग मिली थी, किसके द्वारा? एंडी बैक्टोलिशम के द्वारा, जो कि को फाउंडर है सन माइक्रो सिस्टम के। अब सन माइक्रो सिस्टम कौन सी कंपनी है? ये कंपनी कंप्यूटर,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेल करते थे, ठीक है। तो इसके को फाउंडर के द्वारा इनिशियल फंडिंग मिली गूगल को, कितनी, $1 लाख की इनिशियल फंडिंग गूगल को मिली थी। अब अगर गूगल की स्थापना की बात करें तो गूगल की स्थापना हुई थी सितंबर 4, 1998 में, किसके द्वारा, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पीएचडी स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना की गई थी। गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण किया था 2006 को, और गूगल ने अपना एक मोबाइल भी लॉन्च किया था जिसका नाम है टी मोबाइल G1, जो कि गूगल का पहला एंड्रॉयड फ़ोन था। इसने लॉन्च किया था 2008 में, ठीक है। गूगल अपने सर्च इंजन के अलावा और भी हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसके बाय प्रोडक्ट है यूट्यूब, जीमेल, एंड्रॉयड एंड गूगल मैप्स। इस तरीके से इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ में गूगल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सोशल मीडिया की तरफ इसका योगदान है, ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एमी अवार्ड्स के लिए शेफाली शाह, जिम सर्फ और वीर दास को नॉमिनेट किया गया। ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 है, इसके नॉमिनेशन लिस्ट में शेफाली शाह, जिम सर्फ और कॉमेडियन वीर दास का नाम आया है। अब देखो ये है क्या, पहले ये जान लेते हैं। एमी अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स दिया जाता है जो भी टेलीविजन प्रोग्रामिंग में यूएस के बाहर आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो ये 3 नॉमिनेशंस हैं, इनको किसके किसके लिए नॉमिनेट किया गया है, देखो शेफाली शाह जो है, इनको नेटफ्लिक्स की ड्रामा सीरीज डेली क्राइम 2 के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दूं ये जो डेली क्राइम 2 है ना, इसका जो नंबर 1 था, यानी कि 2 तो इसका सीक्वल है, इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी एमी अवार्ड्स में जीता था पिछली बार, ठीक है। सर्ब को किस लिए नॉमिनेट किया गया है, सोनी लिव की वेब सीरीज रॉकेट बॉयज के लिए इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जाने माने कॉमेडियन और एक्टर वीर दास को भी नॉमिनेट किया गया है फॉर हिज नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल टाइटल्ड वीर दास लैंडिंग, इसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। अब अगर एमी अवार्ड्स की बात करें तो इस बार एमी अवार्ड्स का 51st एडिशन है। कब होगा ये होगा 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर को ये होगा। कहाँ पे, यूएस में ही होता है ये। प्रेजेंटेड बाय, इसको प्रेजेंट करता है कौन, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज। इसको फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज किया गया था, पहली बार ये अवार्ड कब दिए गए थे, नवंबर 1973 में, आज से 50 साल पहले, यानी कि ये बन जाता है इसका 51st एडिशन इस बार के एमी अवार्ड्स का, ठीक है। चलो आजकल अवार्ड्स, स्कीम्स, बुक्स, ये सब बहुत ज़्यादा हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। साथ ही साथ मैं आपको रोज डेली के अपडेट्स तो देती ही रहती हूँ, वीकली में आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। वी राघवन ने अपनी बुक लॉन्च की जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विगल्स। इसको इन्होंने एक इवेंट में लॉन्च किया। ये जो बुक है ना, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस बुक में छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, जिसको लॉन्च किया है किसने, वी राघवन ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। अब गोकुल सुब्रमण्यम कौन है, गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑपरेशन के लिए इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। सुब्रमण्यम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के पूर्व छात्र हैं। इन्होंने 11 साल हो गए इनको इंटेल के साथ में जुड़े हुए। सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया था निवृत्ति राय के रेजिग्नेशन के बाद। निवृत्ति राय कौन थी, निवृत्ति राय इंटेल इंडिया की कंट्री हेड थी। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था जून 2023 में। उसके बाद में अब सुब्रमण्यम को इसके प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है। चलो आगे चलते हैं। IISc बैंगलोर ने 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप किया है, किसमें, टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में। आपको बता दूं
THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज किया है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसमें टॉप इंस्टीट्यूशंस को, टॉप यूनिवर्सिटीज को, टॉप कॉलेजेस को रैंक दिया जाता है जिसका भी परफॉर्मेंस बेटर होता है। ठीक है, ये जो रैंकिंग है इसमें टॉप 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया पूरे वर्ल्ड से, यानी कि विश्व भर में, जिसमें 91 इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंडिया के थे। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और इन 91 इंस्टीट्यूट्स में टॉप किसने किया है? IISc बैंगलोर ने। 2024 के इस एडिशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो रिकॉर्ड है 91 इंडियन इंस्टीट्यूशन का, ये बना है और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। अब अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखें जो इंडिया में रही, टॉप इंस्टीट्यूशंस वो क्या थे? टॉप तो हमारे बैंगलोर ने किया ऐसे, और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई रहा सेकंड नंबर पे, जामिया मिलिया इस्लामिया रहा न्यू दिल्ली का थर्ड नंबर पे, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की रही फोर्थ नंबर पे, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हिमाचल प्रदेश की रही फिफ्थ नंबर पे, तमिलनाडु की अलगप्पा यूनिवर्सिटी रही सिक्स नंबर पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फ्रॉम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश रही सेवेंथ नंबर पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश की रही एट्थ नंबर पे, भारतीय यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु की रही नाइन्थ नंबर पे, और 10th नंबर पे आई IIT गुवाहाटी असम की। है टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अब टॉप 10 वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं तो आपको UK US के ही नाम दिखेंगे, जिससे पता चलता है कि एजुकेशन वहाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम UK। सेकेंड नंबर पे आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US, ये तो बहुत फेमस भी है, तो हम सब ने सुना होगा। और बाकी टॉप 10 की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरे वर्ल्ड वाइड की टॉप 10 है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया ग्लोबल लॉन्च ऑफ ट्रैवल फॉर लाइफ। अब ये ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है? इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है। ठीक है, ट्रैवल फॉर लाइफ मतलब हम घूमते फिरते तो हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी और जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं वहाँ के जीव जंतुओं की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। हम जाते हैं, हम बॉटल्स कहीं भी फेंक देते हैं। ठीक है, हमने पानी पिया, बॉटल्स फेंक दी, ये नहीं कि हम उसको ही रिफिल करें, उसी में दोबारा पानी भरे, नहीं। हम दुकान से खरीदते हैं, वो बॉटल खत्म होती है, हम उसको प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते हैं, फिर हम दूसरी बॉटल खरीदते हैं। जबकि एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि हम एक बॉटल अपने घर से लेके जाएं, उसको ही जगह जगह पर रिफिल करें। यानी कि मतलब कि अगर आप अपने घर से नहीं भी लेके जा रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो, तो एटलीस्ट उसी एक बॉटल को रिफिल करो जिसको आप खरीद रहे हो। दूसरी चीज़ क्या? हमने रैपर से कुछ खाया, हमने चिप्स खाया, कुरकुरे खाया, हमने रैपर कहीं भी फेंक दिया। ठीक है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये कचरा ना करें, हम उसको फिलहाल अपने बैग में डालें और जाके अपने होटल में उसको डस्टबिन में फेंकें। साथ ही साथ छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम टैक्सी कर लेते हैं। ठीक है, पर्सनल टैक्सीज कर लेते हैं, पर्सनल कार्स कर लेते हैं, स्कूटीज हायर कर लेते हैं, जबकि ये कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। आप जहाँ भी पर्यटक स्थल पे जा रहे हैं उसको पर्यटक स्थल रहने दें, उसको गंदा ना करें। तो छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप बाईसाइकिल ले सकते हो, साइकिल से जा सकते हो। ये सब चीज़ों का ध्यान देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023 में ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया, जो कि है ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में इसको लॉन्च किया गया है। UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ भी साझेदारी में इसको लॉन्च जो है वो किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है जो मैंने आपको बताया कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान दें, ट्रैवलिंग तो करें लेकिन सतर्कता के साथ। ठीक है, कहीं भी जाएं उसको गंदा ना करें, यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। अब नेक्स्ट आते हैं, PM मोदी जी ने FM रिले स्टेशन की दाहोद में फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव रखी। अब ये FM रिले स्टेशन है क्या? चलो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया फाउंडेशन स्टोन फॉर आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट इन गुजरात। इसका उद्देश्य ये है कि FM स्टेशंस जो है, रेडियो स्टेशंस जो हैं, वो ट्राइबल एरियाज तक भी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इसमें कवर हो सके। The FM relay station will cover approximately
ये जो एफएम रिले स्टेशन है ये कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर का रेडियस एरिया, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 75% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, कहाँ के, दाहोद के। और यही एफएम रिले स्टेशन प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। ठीक है, ये जो ट्रांसमीटर है ये पार्शियली कवर करेगा नेबरिंग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को, जो कि मध्य प्रदेश में है, इंक्लूडिंग अलीराजपुर एंड झाबुआ। इनको मध्य प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये कवर करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के हिसाब से आज जितनी हमारे यहाँ बुजुर्गों की जनसंख्या है वो डबल हो जाएगी, कब तक, 2050 तक। ठीक है, दुनिया की 20% इंडिया की 20% पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्गों की हो जाएंगी। इसलिए भारत सरकार को क्या चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि बुजुर्गों के हेल्थ और वेलबींग पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो बुजुर्ग होंगे वो थोड़े से रिमोट एरियाज में, यानी कि थोड़े से पिछड़े एरियाज में होंगे, जो कि अपनी हेल्थ और वेलबींग पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और बीमार रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार को क्या चाहिए कि इनकी हेल्थ और वेलबींग, इनकी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इनको इस तरीके का, अब जैसे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पोषण अभियान चलाया गया, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना चलाई गई, पद पुष्टि योजना, ममता योजना, इसी तरीके से इनके लिए भी कुछ ऐसा लॉन्च किया जाए जिसके बाद में इन बुजुर्गों को भी फायदा हो। आपको बता दूं 2046 तक बच्चों से मेरा मतलब है 15 साल से कम के बच्चों की, ठीक है, बच्चों से भी ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि बुजुर्गों की हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये भारत सरकार को इस चीज पे अभी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो जीने की ज्यादा संभावना है, वो महिलाओं की है 60 से 80 वर्ष की उम्र में। यूजुअली भी अगर आप देखो तो ज्यादा संभावना होती है महिलाओं के ही जीने की, मतलब महिलाएं पुरुषों से थोड़ा सा ज्यादा जीती हैं। ठीक है, चलो ये था आज का वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने आपको पूरे हफ्ते में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो सारे इसमें आपको पढ़ा दिए मैंने, वेरी क्विक एंड शॉर्ट वे में। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने कवर की हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कोशिश यही करो कि इसको दोबारा देख के चाहो तो रिविजन कर लो, इसके नोट्स बना लो, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।